अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, अपोजिशन का हुकूमत के खिलाफ महास, मखदूश मुआशी सूरत हाल, बढ़ती हुई महंगाई और तमाशा बनती पार्लियामेंट, इन तमाम मामलात पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात होगी। सीनियर तज्ज़ियाकार हसन निसार साहब हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करने जा रहे हैं कि 11 जून को तहरीक इंसाफ अपने दौर इक़्तिदार का पहला मुकम्मल बजट पेश करने जा रही है। ये बजट भी क्या अल्फाज का गोरख धंधा ही होगा या इसमें आवाम के लिए कुछ रिलीफ होगा, इसमें प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात होगी। और प्रोग्राम का जो आखिरी हिस्सा होगा, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि क्या पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री दोबारा अपने रिवाइवल की जानिब गामजन है। इस पर हम प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करनी है हमको अपोजिशन के एहतजाज की। नाजरीन, तब्दीली सरकार को, हुकूमत को कलमदान संभाले 10 माह का अरसा हो चुका है। इन 10 माह में अवाम महंगाई की चक्की में पिस चुके हैं, बेरोज़गारी बढ़ चुकी है, गुर्बत बढ़ चुकी है। मुआशी मुहाज पर क्या करना है और क्या नहीं, हुकूमत इस गुमगू की कैफियत का शिकार है कि करना क्या है। आलमी दुनिया में पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, पाकिस्तान में बढ़ रही हैं। मुआशी महाज को कैसे टैकल करना है हुकूमत को समझ ही नहीं आ रहा। वही तमाम काम किए जा रहे हैं जिन पर माजी में तनकीद की जाती रही है, चाहे वो एमनेस्टी स्कीम लाने का मामला हो या फिर IMF के पास जाने का। मुआशी मुहाज के अलावा अगर सिफारती मुहाज का जायज़ा लिया जाए तो वहाँ भी कोई ख़ास तब्दीली नज़र नहीं आती है। वज़ीर आज़म आए रोज़ मोदी को मुज़ाकरात की दावत देते हैं, लेकिन वहाँ से हमें कोई अच्छा जवाब नहीं मिलता, हमेशा ठंडा रिस्पॉन्स ही मिलता है। OIC इजलास में वज़ीर आज़म ने मसले कश्मीर पर बात तो की, लेकिन OIC के एलामिया जब आया तो मसला कश्मीर का इसमें जिक्र तक नहीं किया गया, जबकि यही वो मामलात हैं जिनको बुनियाद बनाकर अपोजिशन हुकूमत की नाकामी और नातजुर्बाकारी के जो है ना वो नारे लगा रही है और अब सड़कों पर आने की बात कर रही है। पीपल्स पार्टी ने 10 जून से अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला किया, जबकि नून लीग भी जल्द ही अपना एहतजाजी लाहेअमल देने जा रही है। वैसे ज़राए तो हमें ये खबरें दे रहे हैं कि अपोजिशन सड़कों पर नहीं आएगी, बल्कि पार्लियामेंट को ही अपनी एहतजाजगाह बनाएगी। दूसरी तरफ अगले हफ्ते जरदारी साहब, फरियाल तालपुर और नवाज शरीफ की ज़मानत के लिए दरखास्तों की समाअत भी होने जा रही है। इनको रिलीफ मिलने और ना मिलने की सूरत में फिर सियासी मंजरनामा कितना तल्ख हो सकता है, इस पर सारी सूरत हाल पर हम बात करने जा रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हसन निसार साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम हसन निसार साहब आपका। वालेकुम सलाम। हसन निसार साहब, समझ नहीं आती कि हम टॉक शोज़ में कब तक इस आवाम की जो है वो बेरोज़गारी की, गुर्बत की जो है ना वो बात करते रहेंगे। खैर हसन साहब, पाकिस्तान वो मुल्क है जिसे अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाजा है, कुदरती वसाइल से माला माल है, गर्मी, सर्दी, ख़ज़ां, बहार, चारों मौसमों की खूबसूरती है। अब इस कौम ने आमराना दौर भी देखे हैं, जमहूरियत के मज़े भी ले रही है, लेकिन आज भी अवाम यही पूछती है कि 2 वक्त की रोटी जो है वो हमारे लिए इस हुकूमत ने खाना इतना मुश्किल कर दिया है। यहाँ ईदें भी अमीरों की हैं, शबरातें भी अमीरों की है, हर त्यौहार ही अमीरों का है। सबको अवाम कहती है हमने आजमा लिया है। हमारे पास आज ऑप्शन क्या है इसके अलावा? हमारे पास पहली बात तो ये है कि हम लोग बहुत एक ख़ास तरह की हमारा डिक्शन है, क्लिशेज़ इस्तेमाल करते हैं। गुर्बत जब हम बात करते हैं तो पता नहीं हमारे ज़हन में क्या होता है। अभी आपने एक जुमला बोला, ये ज़ुबान ज़द आम है, हर पाकिस्तानी टैलेंट बड़ा है, हर नेमत से नवाजा है। तो कौन सा मुल्क है जिसको अल्लाह पाक ने हर नेमत से नहीं नवाजा? वो कहता है कि मैं इंसानों के दरमियान दिनों को फेरता रहता हूँ, तो इसका मतलब है ज़मीनों के दरमियान भी दिनों को फेरता रहता है। सदियों जिन बदुओं को, अरब्स को पेट भर के खाना नसीब नहीं हुआ, उसने पेट्रोल की दौलत दे दी। जापानीज में तो अच्छा कहीं मिनरल्स हैं, कहीं कुछ है। तो ये इस तरह कहना कि पाकिस्तान यूँ है और फलाना यूँ है, गलत है। खालिक, मालिक और राज़िक, जो क्रिएटर है उसकी हर क्रिएशन ही बात, जैसे कहते हैं कि आज़म का हर इसमें आज़म होता है, इसी तरह क्रिएटर की हर चीज़ खूबसूरत है। इस आपका दिमाग भी खूबसूरत है, चेहरा भी अच्छा है, आपका बदन भी ठीक है, आपके ऑर्गन्स ठीक काम कर रहे हैं। तो ये कायनात, ये प्लानट इस तरह। पहली बात तो ये। असल बात जो ये है शादियाँ, वो ये है कि ह्यूमन मटीरियल कैसा है। अल्लाह आपको उतारता है आदमी, इब्ने आदम के तौर पे। आदम से इब्ने आदम से इंसान बनने तक का जो सफ़र है वही आपका इम्तिहान है। वही डिटर्मिन करता है कि आप अशरफुल मखलूकात हो या नहीं हो। मैं अशरफुल मखलूकात से रिजेंबल करता हूँ,
मैं अशरफुल मखलूक़ात नहीं हूँ। अगर खल्क़े खुदा को, खालिक की मखलूक को मुझसे कोई खैर नहीं मिल रहा तो मैं अशरफ कैसे हो गया? सही सही, बिल्कुल सही। मैं बाकी अच्छा ठीक है, बाकी सारी मखलूक़ात इसलिए अशरफ नहीं, उन पे ये तोहमत नहीं लगाई गई क्योंकि उनमें कभी किसी ने अपनी कम्युनिटी के लिए ज़िंदगी नहीं दी, बिल्कुल सही, अपनी जान नहीं दी, कोई लड़ाई नहीं लड़ी, कोई जिहाद नहीं किया। सो बेहतरीन चीज़ जो है वो है आपका जो इंसानी मटीरियल, ह्यूमन मटीरियल है, उसका लेवल क्या है। मैंने चंद दिन पहले अपने कॉलम का आगाज़ इससे किया कि हुजूर ने फरमाया कि मुसलमान के हाथ से उसके हाथ और ज़बान से उसका मुसलमान भाई महफूज होता है। दैट वॉज द ओपनिंग ऑफ माई कॉलम। तो मैंने पूछा कि यार इस मयार पे ज़रा देखते हैं खुद को, कौन उतरता है? यहाँ तो कोई किसी की ना ज़बान से महफूज है, ना हाथों से महफूज है। अच्छा, फिर एक मिथ, हुक्मरानों को गाली गाली को, तुम कौन हो? और वो जितने सियासी किरदार हैं या बद किरदार हैं या बा किरदार हैं, वो आपके और मेरे कंधों पे चढ़ के आते हैं। बिल्कुल सही। इसीलिए अल्टीमेट विजडम, अल्टीमेट विजडम हमें बताती है कि जैसी कौम हो वैसे हुक्मरान उन पे मुसल्लत कर दिए जाते हैं। सही। इमरान खान ने ख्वाब तो बहुत दिखाए हैं, हमें नीयत पे भी कोई शक नहीं। इमरान खान इस मुल्क के लिए, कौम के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन फिर ये मायूसी क्यों है बैसियत कौम आज हम लोगों में? सवाल मेरा ये। नहीं देखें, बात सुने, मायूसी शायद एक और तरह का लफ्ज़ है। होता क्या है, आपके इर्द गिर्द कोई खैर की खबर है तो आप मुझे सुना दें। कुछ भी नहीं। बताएं। कुछ भी नहीं, अभी तो खैर की अभी आपने अब मुझे एक मिनट, एक मिनट, बड़ी मुझे खुशी हुई जब आपने, पासिंग रेफरेंस था लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट था कि मुझे अमन चाहिए, अपनी इज्जत की कॉस्ट पे नहीं चाहिए। बिल्कुल सही। और मैं अमन किससे मांग रहा हूं? अमन मांग रहा हूं मैं जंग के देवताओं से। ये क्या बात, अभी जब आपने मोदी साहब के हवाले से जो बात की, अच्छा ये तो आपका सफारती है, सियासी आप देख लो, कैरेक्टरलेस लोग, कैरेक्टरलेस लोग। आप मुझे कहो कि तुमने ये बॉल पॉइंट मेरा चोरी किया है तो मैं कहूँगा जी आपका जो फलां चीज़ है वो भी तो आपने किसी से उधार। ये क्या बात है? कौन है जिसकी ज़बान में दम है? इनसे तो सदियों पुराने ट्राइबल लोग अच्छे, जो अपनी ज़बान बयाने के लिए कहते हुए मतलब वो जान जाए और वचन ना जाए, और ये जो इस तरह एक ट्राइबल सोसाइटी के जो बेसिक नॉर्म्स और वैल्यूज़ होती हैं वो भी कोई नहीं है। ना आपकी सियासत है, ना आपकी कोई मईशत है, और ये रातों रात हुआ नहीं है। सही। 70-72 साल में आपने इस मुल्क को नीचे 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 जाते देखा, किसी को होश नहीं, और आज भी नहीं। मैं लिख लिख के, अगर आप पढ़ते हो आपको अंदाजा होगा मैं कब से लिख रहा हूँ। खुदा का वास्ता इंसान साजी पे तवज्जो दो। बिल्कुल बिल्कुल। तुमने एटम बॉम्ब बना लिया, तुम आदमी इंसान नहीं बना सके तुम। बिल्कुल सही। है क्या यह? बिल्कुल सही। ऑपोजिशन ने जो ईद के बाद एहतजाज की कॉल दे रखी है, आपको लगता है कि ऑपोजिशन संजीदा है? और अगर संजीदा है तो इसकी वजह यह है कि हुकूमत ने अपनी गलतियों की वजह से एक स्पेस दी है, एक मौका दिया है, एक जवाब फराहम किया है ऑपोजिशन को सड़कों पर लाने के लिए और लोगों को मोबिलाइज करने का? ये हुकूमत की गलती है? देखें, शॉट इन द डार्क। नहीं, हुकूमत की गलती नहीं है। हुकूमत की एक ही गलती है, जिसकी कीमत वो दे रही है, आइंदा भी देगी और मुसलसल देती चली जाएगी, और शायद उसका वो कंक्लूड हो बहुत बड़ी जिल्लत पे। हुकूमत ने गलती ये की है कि वो मैदान जंग में उतर गई बगैर हथियारों के। ये हुआ, इन्होंने वो किया जो नवाब सिराजुद्दौला ने किया था। हम तो कहते हैं ना हमारे हीरो को, भाई हीरोज की भी को गलतियां होती हैं। और तुम जहां का रहने वाला है, जहां का तू जम पल है, तुझे नहीं पता मौसम कौन सा जा रहा है।
तेरा बारूद ही गीला हो गया। बिल्कुल सही। अब उसमें भी साजिश ढूंढ लो कि भी किसी ने करा दिया होगा, उस पर कोई तरपाल या कुछ नहीं डाला होगा फलाना। इस तरह नहीं होता। अब इतनी बड़ी जंग, मेरे पास यहीं कहीं पड़ी है किताब, ये डॉक्टर इशरत की, गवर्निंग द अनगवर्नेबल। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। पता सबको सब कुछ होता है, लेकिन जब कुछ फैक्ट्स इकट्ठे करके तरतीब के साथ सामने रख दिए जाते हैं तो बंदा ज़्यादा एंजॉय करता है। आप एक मुल्क जो गवर्नेबल ही नहीं रह गया उसको टेक ओवर करने चले हो, और आप पुरएतमाद भी हो, आपके जलसे भी ठीक जा रहे हैं, ये वो, आपको हर तरह की मदद, इमदाद, गैबी मदद की मैं बात कर रहा हूँ, वो भी आपको मैसर है, तो यार ये आपकी सिफर है। ये कैसे हो सकता है? विद दिस काइंड ऑफ एबिलिटी, कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, आप तो परचून की दुकान नहीं चला सकते। आप चला रहे हो पाकिस्तान। पाकिस्तान, बिल्कुल सही। ये 2 दिन बाद जो आज ही किसी ने लिखा है, बड़ा खूबसूरत जुमला है कि पाकिस्तान बारहसिंगा है जिसका हर सींग जो है वो झाड़ी में फंसा हुआ है। तो मतलब इसलिए इनका जिक्र। हाँ, ये अपनी इस हिमाकत की कीमत दे रहे हैं सही कि बिल्कुल इतनी बड़ी जंग में घुस गए, ना ढाल है ना तलवार तैयारी के। बिल्कुल सही। हसन निसार साहब, 2 दिन के बाद जो बजट आ रहा है, आप हमला 2 दिन के बाद जो बजट आ रहा है, आपकी भी आम ज़ाहिर बंदे से हर एक की इंटरेक्शन होती है, हर एक ने ज़ाहिर बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो कितना बड़ा चैलेंज है ये अवाम, इस हुकूमत के लिए बजट देना। अवाम को रिलीफ मिलने की तो कोई तवक्कुआत नहीं है। किसी भी मौजी माहिरीन से पूछ लें, वो कहते हैं कि तारीख का सबसे बड़ा जो है ना वो दुख देने वाला बजट होगा अवाम का। आप क्या समझते हैं कि ये एक और फेलियर लिखवाने जा रही है अपने नाम हुकूमत, ऐसा बजट दे के? नहीं 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 नहीं, देखें, ये आप चैलेंज होगा। चैलेंज क्या होगा? मतलब कोई इसमें चैलेंज वाली तो बात है ही कोई नहीं। आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। चैलेंज तो होता है ना कि जी आपके और मेरे दरमियान को मुकाबला चल रहा है, को 19-20 का, को 15-20 का, कोई इवन 10-20 का फर्क है। यहाँ क्या है? जो करना है शेर नहीं करना है, जो करेगा करने वाले ही करेंगे ना। दोनों तरफ एक ही पार्टी बैठी है, वो किस काम के लिए आए। और मुझे आप यकीन करो, ये इकोनॉमी ठीक है, मेरा तो फॉर्मल सब्जेक्ट है, मैं आम बंदे की निस्बत थोड़ा बेहतर ही समझ लेता हूँ। एटलीस्ट मुझे टर्मिनोलॉजी का ये वो आगे पीछे तो आम जिसका बैकग्राउंड ना हो इकोनॉमिक्स को तो बात ही समझ नहीं आती। मेरा खौफ कोई और है। अच्छा, वो जो ज़ेरे बहस भी है, लोग खुल के बात नहीं कर रहे, मैं भी नहीं करूँगा, जाहिर है कि ये इसके रिपरकशंस बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल हो सकते हैं मुल्क के लिए। इनको छोड़ें। ये जो चंपू फिर रहे हैं ना मंडी में, ये नून लीग, ये पीपल्स पार्टी, ये क्या है? ये इवन पीटीआई जो निकली है अंदर से भी, क्या है ये? इनको छोड़ें। मुल्क का जो पॉलिटिकल वो उस सिलसिले में कोई मामलात। और फिर एक और आपने कहा है, देखो ये वो कहते हैं कि बागें हाथ में नहीं है और पांव रकाब में नहीं है, ये है पीटीआई की सूरत हाल। तो इन बेचारों ने को बजट देना है जो इनके लिए वो चैलेंज होगा। और चैलेंज कोई नहीं होगा, आपने ये करना है, पीरियड, खत्म। सही। और जाहिर है गुस्सा भी बंदे को माड़े पे, कमजोर पे ही आता है ना। इस मुल्क के जो माफियाज हैं, ठीक है, जिन्होंने डॉलर को चाहे जब चाहे नचा दें, जो चाहे कर दें, यहाँ उनके साथ पंगा लेके देखो जरा। तुम गरीब आदमी को, या जिसके लिए आप टर्म इस्तेमाल कर रही हो, मैं आपकी टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ, गरीब आदमी शरीफ आदमी का मसला कोई नहीं है। और गरीब आदमी कोई एडा पिस पुस भी नहीं रहा, ये भी मैं आपको बता दूं। मरती हुई मिडिल क्लास। यस। इस मुल्क में मिडिल क्लास ही बैकबोन होती है। देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जो मरती मिटती मिडिल क्लास है, मौत पड़ती है उनको। सही बात है। जिन्होंने बच्चे भी पढ़ा, गरीब आदमी ने क्या करना। मुझे आज ही किसी ने कहा कि मैडम इस बार तो ईद अच्छी गुजरी नहीं है, सीधी हरकत हो गई। हर बार ईद पे हम जो है ना वो कोई गोश्त पका लेते थे, चिकन पका लेते थे, इस दफा तो हालात ही नहीं थे कि हमारे घर गोश्त भी पक सकता।
तो ये जब गरीबों के हालात सुनते हैं, इसी को तो गरीबी बोलते हैं, जब किसी के मुंह से इस तरह की हसन निसार साहब बात सुने कि इस साल तो लोगों की वाकई जो है ना, जो बात करते थे ना पीटीआई वाले, चीखें निकलवा देंगे, वाकई लोगों की चीखें निकल गई हैं। अच्छा, मुझे एक और बात बताइएगा कि आप आज 10 महीने बाद भी इसी हुकूमत पर जो है ना वो तनकीद हो रही है। इन 10 महीनों में आप समझते हैं कि इन्होंने अभी तक अपनी सिमती दुरुस्त नहीं की है? मेरा ख्याल है इनसे समत डिटर्मिन करने का इख्तियार ही छिन गया है। देखो, मैं अपनी मैं डायरेक्शनलेस हूं, मैं किसी डायरेक्शन की तलाश में हूं, ये हूं। अगर आप मुझसे वो इख्तियार ही छीन लोगे तो फिर आपका जैसे दिल करे मुझे ब्लेम कर लो या क्रिटिसाइज कर लो या मेरा डायसेक्शन कर लो, मेरी चीर फाड़ कर लो, जो मर्जी कर लो आप। मेरा ख्याल है कि अब इनके पास वो जो कहते हैं कि चली जा रही है खुदा के सहारे वाली बात है। सही बात है। मतलब चप्पू टूट गया, ठीक है, अगर चप्पू टूट गए हैं और कश्ती में सुराख है तो मल्लाह कितना भी अच्छा होगा बेचारा, जाहिर है अपना सर्वाइवल होता है साथ। एक जहाज जब अल्लाह माफ़ करे जब क्रैश करता है तो आपका क्या ख्याल है, सबसे ज़्यादा अजाब के लम्हात में से पायलट गुजर रहा होता है, क्योंकि उसे सवारियों से बहुत पहले पता लग जाता है। बिल्कुल सही कि भाई हम किधर जा रहे हैं, बिल्कुल सही। वो तो फिर एक धमाके की आवाज सुनते हैं, सवारियों के लिए तो जिंदगी शायद या जो भी होता है वो आसान हो जाता है। तो चलाने वाला गुजरता है। पायलट इज द फर्स्ट वन टू नो कि ये कहाँ जा रहा है। बिल्कुल सही। सो ये कि जी डायरेक्शन है कि नहीं, मेरा नहीं ख्याल इनके पास कोई किसी डायरेक्शन का। और दूसरी बात, मुझे एक बात बताएं, एक बात बदाहर कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे बताएं ये क्या हुआ केपी में, ये 28 दिन का रोजा। बिल्कुल सही। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो जो पता नहीं मजहबी को कादरी शादरी साहब फिर रहे हैं, इनमें कोई कोऑर्डिनेशन नहीं आपस में। बिल्कुल सही। वो कहता है वहाँ का केपी का कहता है मैंने प्राइम मिनिस्टर से पूछ के कर दी है। हाँ। तुम क्या कर रहे हो, डुगडुग भी इस तरह नहीं बजती यार। बिल्कुल सही। 3 बंदे हो ना, एक चौई फवाद, एक वो कोई कादरी साहब, मुफ्ती मुनीब, एक उनका सीएम, एक उनका बीच में अपना। बिल्कुल सही। नहीं, उसको निकाल दो, मैं और बात कर रहा हूं, मैं वो बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ केपी की ईद की बात कर रहा हूं। मुफ्ती मुनीब को छोड़ो आप, ये 3 बंदे और एक इनका वजीर आजम। 28 दिन के बाद इन्होंने, कमाल है भाई। सही। हाँ, तो आप इकोनॉमी, तो यहाँ से पता चलता है ना कि प्राइम मिनिस्टर की खान साहब के अपने सूबे पे ग्रिप जो है ना वो कमजोर है, यहाँ से पता चलता है। अच्छा, वक्त कम है, 1-2 सवाल मुझे आपसे करने हैं। वो ये कि अब जैसे कि बजट आ रहा है, अवाम वैसे तो महंगाई का बड़ा रोना रोती है, हमारी अवाम का कितना कसूर है? हसन निसार साहब, हम ज़कात भी देते हैं, हम सदके भी देते हैं, हमने हज भी करने हैं, हमने उम्रे भी करने हैं, लेकिन जब टैक्सेस देने की बारी आती है तो रियासत पर हमारा जो एतबार है वो इतना कमज़ोर क्यों पड़ जाता है? हम रियासत पर एतबार क्यों नहीं करते हैं? फिर ये गिल्ट है। और एक और बात है, ये इस मुल्क की अशराफिया को सजा मिल रही है। देखो बात सुनो, मैंने अपनी जेब से निकाल के पैसे देने हैं, इसके लिए शऊर की जरूरत है। सही। ये शऊर आएगा तालीम से और तरबियत से। तालीम आपने मुझे दी नहीं कि अगर मुझे तालीम मिल गई तो मैं इन को इलेक्ट नहीं करूंगा। सही। तालीम इसलिए नहीं दी आपने। तरबियत आप मेरी किस तरह करते हो? ये जो हफ्ता पहले जो मछली मंडी बनी थी, ये आपकी नेशनल असेंबली, ये मेरी तरबियत की है आपने। तालीम मुझे दी नहीं। और जो टूटे पजे स्कूल है, वहां 3rd क्लास अंडरपेड टीचर्स हैं। आपकी किताबें बच्चों की देख के दिल करता है इनको आग लगा दे आदमी। वो शहद के साथ उनका ताल्लुक ही कोई नहीं है। वो सोच रहे हैं कि जी मार्स पे जाना है कि मून पे जाना है। इधर जुमे की छुट्टी, डैम बनेगा नहीं बनेगा, ये ईद कब होगी, नहीं मैं देखूंगा, क्या लेवल है। सो इसलिए वो सजा है शराफिया को अपनी जेब से निकाल के देने के लिए। तो एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग, ये मेरा मुल्क है। जिस दिन ये फीलिंग आएगी मैं सब कुछ अपना इसके कदमों में डाल दूंगा। सही। अगर ये मुझे कभी अपना लगा ही नहीं, सही, तो फिर क्या है, फिर यही होना है जो हो रहा है। नेचुरल है, इसमें तो कोई हैरत वाली बात नहीं है। सही। आखिरी सवाल मेरा हसन निसार आपसे वो ये,
पीटीएम के इशू को लेकर जिस तरीके से सियासत की जा रही है, पीपल्स पार्टी भी बात कर रही है, नून लीग भी बात कर रही है कि अली वज़ीर मोहसिन दावड़ के जो है प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी किए जाएं, लेकिन फिर हमें डीजी आईएसपीआर की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी याद है जिसमें उन्होंने बड़े हर तरीके के सबूतों को लेकर बात की कि इनके ताने बाने कहाँ सरहद पार जाकर मिलते हैं। फिर शुमाली वज़ीरिस्तान में जिस तरह हमारे फ़ौजी भाइयों पर हमले हो रहे हैं, बड़ा सेंसिटिव इशू है। आपको नहीं लगता कि यहाँ तो एटलीस्ट समझदारी का मुजाहरा करते हुए जो सिक्योरिटी के मामला थे उन पर सियासत नहीं करनी चाहिए इन दोनों पार्टीज को? देखो, अगर मैं 10 एरियाज में नहीं बिहेव कर रहा मैच्योर तरीके से, तो मुझसे आप एक्सपेक्ट करते हो कि मैं 10 काम तो झक मार रहा हूँ, 11वां काम मैं बेहतर कर लूँगा। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। एक जनरल एक परफॉर्मेंस होती है, वो नज़र आ रहा होता है। बाकी ये जो कुछ भी है, ये इसको बिल्कुल मेरिट के ऊपर डील करें, सही, और वक्त ज़ाया ना करें। वो हमारा कैरेक्टर है। आपने जब तक 60, 70, 80 हज़ार बंदा मरवा नहीं लिया, आपने रिएक्ट नहीं किया। जब आपने किया दहशतगर्दी के खिलाफ, तो बड़ी कामयाबी से आपने सफाया भी कर दिया। अब करते ही नहीं। मुल्क, मैं ज़ाती तौर पे, मेरे मुंह में खाक, बर्बादी की तरफ जा रहा है आबादी के हवाले से। तुम सब कुछ ठीक कर लो। सत्यानाश करने के लिए आबादी काफी है। बैठे हैं, कभी कोई इधर से बोलता है, कोई उधर से बोलता है, कोई 4 लाइनें लिखता है, कोई 1 कॉलम लिखता है, कोई किसी के कान पे जूं नहीं दिखती। सही। ये 10-15 साल के बाद जिस तादाद, जो आपकी तादाद होनी है, वो काफी है आपकी मुकम्मल तबाही के लिए। आपकी इकोनॉमिक कंडीशंस अगर नॉर्मल भी हो जाए, तो इट इज रिटन ऑन द वॉल के क्या अंजाम होगा। हम कभी वक्त पे रिएक्ट करते ही नहीं, कम से कम इस मामले में ही कर लें जिसका आपने हवाला दिया है। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया हसन निसार साहब, हमारे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि 11 जून को पेश होने वाला बजट पाकिस्तान का बजट होगा या बकौल ऑपोजिशन के IMF का बजट होगा। इस पर बात करते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, यूं तो तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत 10 माह में 2 मरतबा मिनी बजट पेश कर चुकी है, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद पहली बार तहरीक-ए-इंसाफ पूरे मुल्क का बजट पेश करने जा रही है। मुआशी ज़ुबूहाली को पेश नज़र रखते हुए फ़ौज ने पहले ही रज़ाकाराना तौर पर दिफाई बजट में कटौती की मंजूरी दे दी है, जिसे पाकिस्तानी अवाम में बहुत ज़्यादा सराहा जा रहा है। लेकिन इस काबिल फ़ख्र इक़दाम पर भी कुछ अनासिब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दिफाई बजट में कटौती IMF के कहने पर की गई है, जबकि दूसरी जानिब अपोजिशन आने वाले बजट को IMF का बजट करार दे रही है और ये कह रही है कि बजट के बाद महंगाई का एक नया तूफान आएगा। ज़राए के मुताबिक बजट का सबसे बड़ा हिस्सा कर्ज़ों की अदायगी के लिए मुख्तस होगा, जबकि टैक्सेस की मद में भी हुकूमत अगले बजट में आवाम पर भारी बोझ डालने जा रही है। हुकूमत ने FBR को अगले बजट में 5,500 अरब रुपए की आमदन इकट्ठी करने का हदफ देने का फैसला किया है, जबकि अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका है कि वफाकी हुकूमत बजट जो है ये डॉलर का एक्सचेंज रेट 148 रुपये फ़ी डॉलर को सामने रखकर तैयार करती है या फिर 171 रुपये फ़ी डॉलर, जो कि IMF के फ्रेमवर्क के तहत रुपए का एक्सचेंज रेट है, इसके मुताबिक करेगी। सवाल ये है कि इस बजट के बाद आवाम को रिलीफ मिलना तो मुश्किल हो गया है, महंगाई में किस कदर इजाफा होने वाला है बजट के आने के बाद, इस पर हम बात करने जा रहे हैं। माहिर मुआशियात डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, 2 दिनों में जो बजट आ रहा है उसके बारे में कहा जा रहा है कि ये तारीख का सबसे मुश्किल बजट होगा, बहुत ज़्यादा बोझ डाला जाएगा इस पर आवाम पर, लेकिन हुकूमत अभी भी करोड़ों नौकरियां देने की बात करती है, अभी भी 50 लाख घर बनाने की बात करती है। अभी तक अगर देखा जाए तो रियासत के जो अखराजात हैं वो आमदन से ज़्यादा है, जिसके लिए ज़ाहिर है हमें कर्जे लेने पड़े और हमने लिए भी हैं, फिर सूद की मद में अरबों रुपए हम अदायगी भी कर रहे हैं। आपके ख्याल में इस साल कौन से अहम अहदाफ हैं जिनको मीट करना इस हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने माशाअल्लाह बहुत अच्छी समरी पेश की है और इश्यूज़ क्या हैं आने वाले बजट के। अल्लाह मियाँ के फजल से मुझे मौका मिला 90 के दिहाई में और ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी के दौर में कि मैं बजट बनाने में कुछ गवर्नमेंट की मदद करूं, तो इसलिए मुझे कुछ अंदाज़ा है कि पिछले कम से कम 30 साल
क्या होता रहा है, उस लिहाज से वाकई आपने ठीक फरमाया कि ये बजट जो है ये एक इसकी नुमाया हैसियत ये है कि इसमें जो हम टैक्सेशन के तहत रेवेन्यूज मोबिलाइज करना चाहते हैं एडिशनल, आपने जिक्र किया कि 5,550 अरब के करीब आपका टारगेट होगा एफबीआर का इस साल, आने वाला साल जी। तो मुमकिन यह है कि इस साल जब ख़त्म होगा तो शायद मुश्किल से एफबीआर 4,000 अरब तक पहुंच पाएगी। तो इसका इम्प्लीकेशन ये है कि हमें 1,550 अरब और रेस करने पड़ेंगे थ्रू टैक्सेशन प्रपोजल्स। मींस के एडिशनल टैक्सेस मेजर्स लेना होंगे हमें। जी नहीं, इसमें ज़रा मैं आपको समझा दूं, तकरीबन 38% इजाफा है ये। आम तौर पे जो हमारा इजाफा जो नॉर्मल होता है इस आने वाले साल तकरीबन 500 अरब के करीब हो सकता है। तो लिहाजा हमें जो टैक्सेशन प्रपोजल्स लाने हैं वो तकरीबन 1,050 अरब के लाने हैं, और ये पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक कोई ऐसा बजट नहीं आया जिसका इतना बड़ा हिस्सा टैक्सेशन पे मुयस्सर हो। तो ये एक बड़ी नुमाया सी एक बात यह है। दूसरी बात यह है जो आपने जिक्र किया, और हमें अपने आर्म फोर्सेस का यकीनन शुक्रिया अदा करना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। कि उन्होंने कहा है कि वो इस साल के बजट जो है उस पर ही कायम रहेंगे। मगर आप इस तरह भी सोचिए कि पिछले 2 साल से डिफेंस के बजट में काफ़ी तेज़ी से इजाफा होता रहा। इस साल पहले 9 महीने में डिफेंस के अखराजात में 24% इजाफा हुआ है, जबकि बजट में टारगेट जो था वो 7% था। इसलिए शायद आर्मी को इस बात का एहसास है कि वो बजट से आगे बढ़ते रहे हैं, लिहाजा उन्होंने ये वॉलंटरी को मद्देनजर रखते हुए बहरहाल जो हमारी पाक फौज का फैसला, हमें इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। सवाल मेरा आपसे ये कि जो नए टैक्सेस लगने जा रहे हैं डॉक्टर साहब, जो नए टैक्सेस लगने जा रहे हैं, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि जो लोग पहले से टैक्स दे रहे हैं क्या ये बोझ उन पर मजीद पड़ने वाला है, या जो लोग टैक्स नेट में नहीं हैं उनको इसमें लाया जाएगा। मसलन अभी भी बगैर कस्टम ड्यूटी जो चीज़ें हैं मुल्क में आ रही हैं, इसको देखने की ज़रूरत है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में खाना खाने जाएं, आपसे हमसे हमारी जेबों से टैक्स निकलवा लेते हैं, वो लोग टैक्स नेट में नहीं है, वो खुद हुकूमत को टैक्स पे नहीं करते हैं। दूसरी बात, अफगान ट्रांजिट का बड़ा गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसके लिए एफबीआर को और कस्टम्स को ठीक करना ज़रूरी है। कहने का मतलब ये है कि ऑलरेडी हम लोगों पर ही बोझ पड़ना है, या जिन चीज़ों का मैंने जिक्र किया इनको नेक्स्ट टैक्स नेट में लाने के लिए इन पर एडिशनल टैक्सेस लगेंगे। देखिए, आपने जो एग्जाम्पल्स पेश किए मुनासिब तो हैं, मगर एक ख़ास बात हमारे टैक्स के निज़ाम की ये है कि जितने मरात हमने अपने अमीर तबके को दिए हैं शायद दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं है। मैं 2-3 आपको एग्जाम्पल देता हूँ। अब आप सोचिए कि इस हुकूमत ने ये 12 लाख का एग्जेम्पशन कायम रखा, लिमिट जो है पर्सनल इनकम टैक्स में, यानी कि जो शख्स की आमदनी पाकिस्तान की फ़ी कस आमदनी से 5 गुना है उसे 1 रुपया भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। अब आप इसके लिहाज से देखिए कि हिंदुस्तान में ये एग्जेम्पशन लिमिट जो है 2 गुना है फ़ी कस आमदनी की। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि माशाअल्लाह हमारे जो बड़े ज़मींदार हैं जिनकी पूरी आमदनी क्रॉप इनकम जिसे हम कहते हैं वो तकरीबन 1500 अरब के करीब है, और हमें एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स में माशाअल्लाह 2 अरब रुपए मिलते हैं। 2 अरब। इतना नाइंसाफ और गैर जैसे कहते हैं संजीदा निज़ाम पाकिस्तान में ही हो सकता है। और तीसरी तरफ आपने इस हुकूमत ने स्टॉक मार्केट को बहुत से मराद दे दिए, बैंकों को बहुत से मराद दे दिए, एक्सपोर्ट्स को जो दिए वो मुनासिब थे। सही। तो अब वक्त आ गया है कि आप ये सोचें कि जो इस मुल्क के ताकतवर तबका है
उसको कैसे आपने जो पकड़ना है? पार्लियामेंट में बैठते हैं बिल्कुल सही। उनको कैसे पकड़ना है? अब आप बिल्कुल। छोटे जो आपके इंपोर्ट ड्यूटी आपने जिक्र किया, जीरो ड्यूटी आप उन आइटम पर देते हैं जो खाने पीने के होते हैं, बिल्कुल, जिसमें बिल्कुल। दाल है, जिसमें चाय है, इनको कायम रखें, इनको छुए मत, और स्मगलिंग को तो यकीनन रोकना है। बिल्कुल। मगर खुदा के लिए 70 साल के बाद जो अमीर तबका है उनको टैक्स के निजाम में पूरी तौर पर लाइए, जिस तरह दूसरे मुल्कों में। ये अब डिपेंड करता है ना हमारा एफबीआर किस हद तक एक्टिव होगा। आप हमें वो प्राइम मिनिस्टर साहब की वो स्टेटमेंट याद है कि एफबीआर जब तक ठीक काम नहीं करेगा टैक्स सिस्टम आपका ठीक नहीं हो सकता। उन्होंने तो बल्कि एफबीआर के सिस्टम को इसको लोगों को चेंज करने की बात कर दी थी कि हम तो पूरा इदारा ही बदल डालेंगे। डॉक्टर साहब, एक और बड़ी अहम बात, हुकूमत ने जो कदम उठाया, जो अनडॉक्यूमेंटेड आपकी मैशियत है, इसको उन्होंने कहा कि डॉक्यूमेंटेड किया जाए, जिसके लिए आपको भी पता है एमनेस्टी स्कीम जो दी गई है। अनडॉक्यूमेंटेड कारोबार में आपको पता है रियल एस्टेट का कारोबार है, प्रॉपर्टी का कारोबार है, और रियल एस्टेट ही आपकी जो ब्लैक मनी है इसकी सबसे बड़ी वजह है। तो जो एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ करवाई है इस हुकूमत ने, ये किस हद तक मददगार साबित हो सकती है आपकी मैशियत को कुछ हद तक पॉजिटिव करने में? जी, यकीनन जो आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप काले से पैसे को सफ़ेद करें, वो मुनासिब है। मगर मैं आपको ये बताऊं कि जो अमीर तबके को जो मराद दिए गए हैं उसमें तकरीबन सबसे बड़े मराद जो हैं उनका ताल्लुक प्रॉपर्टी से है। हम प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो मार्केट से बहुत कम लेते हैं, 1/3 या 1/4। दूसरी तरफ टैक्स के लिए हम प्रॉपर्टी टैक्स के निज़ाम में कोई तब्दीली नहीं आई है। बड़े घरों की प्रॉपर्टी टैक्स कुछ हज़ार रुपए होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और पूरे पाकिस्तान के घरों से, बड़े घरों से हम कुल आमदनी जो हम इकट्ठा करते हैं वो 11 अरब रुपए है। तीसरी तरफ जो प्रॉपर्टी के वैल्यूज़ में इजाफा होता है, जिसे हम कैपिटल गेन्स कहते हैं, 3 साल के बाद में माफ़ है, वो 1 पैसा नहीं देना आपको। बिल्कुल ऐसी है। ये किस तरह का निज़ाम है? इसकी वजह से बेशुमार पैसा काला या सफ़ेद दोनों प्रॉपर्टी की तरफ जाते हैं, इसलिए कि प्रॉपर्टी के निज़ाम में टैक्स बिल्कुल ना होने के बराबर है। जी हाँ, और लोग उसको अनडॉक्यूमेंटेड रखते हैं। चीज़ें खुदा के लिए, जी खुदा के लिए आप अपने निज़ाम को इंसाफ पे ले आइए। बिल्कुल। जो बड़े घर हैं, बड़े प्रॉपर्टी हैं, बड़े कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े आपके हाउसिंग सोसाइटीज, वहाँ प्रॉपर्टी टैक्स ना होने के बराबर है। तो आप जो लोकल खर्चे हैं सफाई के, रास्तों के, वो किस तरह मीट करेंगे? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है। इसलिए तो लगता है इसके बाद और बड़े जिसका मिनी नाम बजट आने वाले हैं। हुकूमत अपने टारगेट्स को मीट नहीं कर पाएगी और मजबूर होगी 3 महीनों बाद, 6 महीनों बाद मिनी बजट लाने पर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हफीज पाशा साहब हमारे साथ। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ है। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात होगी कि क्या पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री जो है ये दोबारा अपने गोल्डन दौर में वापस जा रही है, रिवाइवल हो रहा है पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का। इस पर बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद। नाजरीन, 1959 से 1977 के दौरान पाक सिनेमा पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर था, लेकिन पाकिस्तान की तारीख की तरह पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री भी मुख्तलिफ अदवार में नशेब व फराज का शिकार रही। मगर 1978 में ज़ियाउल हक के दौर में पाक सिनेमा का फिर जवाल शुरू हुआ, जो कि गुज़श्ता 2-4 साल तक मौजूद था। लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल है इसमें लग रहा है कि फ़िल्म इंडस्ट्री दोबारा से अपने रिवाइवल की जानिब बढ़ रही है और जल्दी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री दुनिया में जो अपना एक खोया हुआ मकाम है इसको फिर से हासिल कर लेगी। मौजूदा दौर में बहुत सी ऐसी फिल्म्स बनी हैं जिनसे पाकिस्तानी सिनेमा को फिर से एक पजीराई मिली है। इनमें हमने देखा मूवीज़ बिन रोए, पंजाब नहीं जाऊंगी, ये जवानी है दीवानी, तीफा इन ट्रबल, नामालूम अफराद, और अभी फिर ईद पर जो रिलीज़ होने वाली मूवीज़ हैं, छलावा, रॉन्ग नंबर 2 जैसे फिल्में, जिनको देखने के लिए लोग सिनेमा जा भी रहे हैं। ये ऐसी फिल्में हैं जो कि तहजीब और सकाफ़त के दायरों में रहकर मौजूदा दौर की तमाम तरंगीनियों को शामिल करके बनाई गई हैं। लेकिन एक और इशू जो मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी, एक अफसोसनाक पहलू ये है
कि जब हम अपने टॉक शोज़ में इस तरह के इश्यूज़ पर बात करना चाहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल पर बात करना चाहते हैं, नई फिल्म्स को प्रमोट करने की बात करना चाहते हैं, तो अगर किसी फिल्म स्टार से कहें कि आप आकर बात करें, तो कोई भी फिल्म स्टार जो है, एक्टर है, कोई एक्ट्रेस है, ये बिला मुआवजा मीडिया पर आकर फिल्म इंडस्ट्री के रिवाइवल पर, इस इशू पर बात करने को तैयार ही नहीं होते हैं। अब स्टार्स को ज़रा ये सोचना चाहिए कि इन स्टार्स को स्टार्स बनाने वाले अवाम हैं, इनको प्रमोट करने वाला ये मीडिया है जो बिला मुआवजा, जब ये लोग अपनी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कोई इशू को हाईलाइट करना चाहते हैं, कोई मीडिया मालिकान या कोई चैनल्स वाले तो इनसे कोई पैसा नहीं मांगते हैं, वो तो इनको नहीं कहते हैं कि जब तक आप मुआवजा नहीं देंगे हम आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिखाएंगे। तो हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस को सोचना चाहिए कि अगर मीडिया में आकर इन पर इन्हीं के लिए बात करनी है, इन्हीं के प्रमोशन के लिए बात करनी है, तो इस बारे में इनको ज़रूर सोचना चाहिए कि मीडिया ही की वजह से ये लोग स्टार्स बनते हैं, आम लोगों की वजह से ही ये लोग स्टार्स बनते हैं। तो इस तरह इनको ज़रा अवॉइड करना चाहिए कि इन इश्यूज़ पर बात करने के लिए जो इनके अपने प्रमोशन के लिए हो, उस पर ज़रा, पैसे तो आपके पास कमाने के बहुत ज़्यादा मौके आते हैं, तो कुछ जगहों पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए जब आपके अपने ही फ़ायदे की बात हो। बहरहाल इस पर मैं बात करने जा रही हूँ। मीरा हैं हमारे साथ, फिल्म इंडस्ट्री से जाना पहचाना नाम है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। अस्सलाम वालेकुम मीरा। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि एक दौर था अर्ली 90s का, जब एक पंजाबी फिल्मों का दौर था, फिर एक लेट 90s का दौर आया जिसमें चूड़ियाँ जैसी फिल्म बनती है, जीवा जैसी फिल्म बनती है, और फिर एक सिलसिला शुरू हो जाता है, लोग सिनेमा घरों का रुख करते हैं। फिर एक दौर आता है कि फिर से जो है ना वो फिल्में, अच्छी फिल्में बनना, म्यारी फिल्में बनना बंद हो जाती हैं। लेकिन एक अरसे के बाद अब फिर से हम देख रहे हैं पढ़े लिखे लोग फिल्म इंडस्ट्री की जानिब आ रहे हैं, अच्छे पढ़े लिखे लड़कियाँ लड़के आ रहे हैं, एक रिवाइवल दोबारा से इंडस्ट्री का शुरू हो रहा है। आपको क्या लगता है और क्या करने की ज़रूरत है फिल्म इंडस्ट्री के लिए? देखिए, पहली बात तो ये देखें, रिवाइवल ऑफ सिनेमा इंतहा जब लगी, मेरी जो फिल्म इंतहा रिलीज हुई थी, तो कितना बड़ा रिवाइवल हुआ था फिल्म इंडस्ट्री का। आप खिलौना देखें, एहसास देखें, हरजाई फिल्म देखें, मुझे जीने दो जावेद शेख साहब की फिल्में, खोए तुम कहाँ, और बहुत सारी ऐसी फिल्में जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को संभाला। तो हाँ, पंजाबी फिल्में बिल्कुल, सैयद नूर साहब की चूड़ियाँ, उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। यूनुस मलिक साहब ने बहुत सारी फिल्में बनाई उस अजीम दौर में, इकबाल कश्मीरी साहब की बहुत सारी फिल्में, फिर शमीम आरा मैडम की बहुत सारी फिल्में। तो रिवाइवल जो है, रिवाइवल के लिए जिन लोगों को फिल्म इंडस्ट्री से लगाव था, जिन्होंने अपना खून पसीना फिल्म इंडस्ट्री को दिया, उन्होंने हमेशा फिल्म इंडस्ट्री को संभाला। सही, माशाल्लाह। आप तो काफ़ी सीनियर है, काफ़ी देर से फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता हैं। आजकल जो नया टैलेंट है, फिर से जैसे मैंने पहले भी कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में एक रिवाइवल हो रहा है, अच्छी फिल्में बन रही हैं। क्या लगता है आपको? हमारे यहाँ टैलेंट की तो ज़ाहिर है कमी नहीं है, लेकिन अभी भी आप समझती हैं कि म्यारी फिल्मों के लिए कहीं ना कहीं बड़ा बजट एक रुकावट है? देखिए, फाइनेंसर्स जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका वो उस तरह से नहीं है जैसे हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में, या हमारे यहाँ हमें चैनल्स की सपोर्ट नहीं है, क्योंकि कोई लोग, अब देखें इंडिया में जो फिल्में बन रही हैं, चैनल आपको सपोर्ट करते हैं, चैनल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, पैसे लगा रहे होते हैं, सरमायाकारी कर रहे होते हैं, और चैनल पर कोई एक्टर एक्ट्रेस आके बात करना तो पसंद करते नहीं है। जरा सी उन्हीं के इश्यूज पर बात करनी हो तो कहते हैं पहले 2 लाख दे दें, 3 लाख दे दें, 4 लाख दे दें, फिर आपके लिए 5 मिनट के लिए आके बात करेंगे। भाई, मीडिया जो आप लोगों को प्रमोट करता है, आपके फायदे की बात करता है, आपकी प्रमोशन की बात करता है, आपकी इंडस्ट्री की बात करता है, तो इस बारे में आप लोगों को थोड़ा सा सोचना चाहिए कि कहीं तो जरा पैसे से हटकर बात कर लिया करें। देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि फिल्म इंडस्ट्री में, लेकिन अब तब्दीली आ रही है, अब तब्दील हो रही हैं चीज़ें कि लोग बात कर रहे हैं, और अब हम फाइनेंस के लिए स्पेशली हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। इस मुद्दे को उठाया जा रहा है कि हमें जैसे ये इतनी बड़ी लागत से अच्छी फिल्म बनाने के लिए, आप हमारी क्रिकेट बेहतर हुई है, इंटरनेशनली हम कम्पीट कर रहे हैं दुनिया में, तो इसी तरह आप अपनी फिल्म इंडस्ट्री पर खुद आपको पैसे की ज़रूरत है।
जब पैसा आएगा आप अच्छी फिल्में बना सकेंगे, तभी आप इंडिया और हॉलीवुड और बॉलीवुड के मुकाबले ठीक पर है, आपकी फिल्म। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मीरा हमारे साथ थी। नाज़रीन, प्रोग्राम का हमारा वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम के लिए आप हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हमारी आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।